हेलो दोस्तों, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग देख रहे हैं आगामी एग्ज़ाम जो जेपीएससी वाली होने वाली है उसमें पीवाईक्यू करेंगे हम लोग। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पेपर हैं इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के देखेंगे, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी इसमें बहुत बड़ा सेगमेंट होता है। इसमें आपको अप्रॉक्स 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसमें से आपको जो जनरल साइंस है, जनरल साइंस से आपको कम से कम 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से आपके 6 क्वेश्चन रहेंगे, और नेक्स्ट आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे। तो साइंस से आपके टोटल 15 क्वेश्चन रहेंगे। इसलिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे साइंस का जो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हैं, सारे हम लोग कवर करेंगे। जितने सारे भी एग्ज़ाम जेपीएससी में हुए हैं सारे कवर करेंगे। इसमें पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर जो पूछे गए हैं एक्सप्लेनेशन के साथ में देखेंगे। ओके, इसके बाद हम लोग कवर करेंगे मिसलेनियस कवर करेंगे, जो इसमें भी मेजर सेगमेंट होता है मिसलेनियस का। इसमें भी 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपका ह्यूमन राइट्स हो गए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हो गए, बायोडाइवर्सिटी हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गए, ये सारे हम लोग सारे कवर करेंगे मिसलेनियस में। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे साइंस का पोर्शन देख रहे हैं, जिसमें देखेंगे फिजिक्स का। ओके, तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, क्योंकि जितने भी कवर करेंगे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइंस का पोर्शन। इसके साथ साथ में अगर आप झारखंड जीके का पेपर 2 का अगर जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो पेपर 2 का भी आपको पीवाईक्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लेलिस्ट पर बना हुआ वहाँ पे झारखंड जीके के नाम से, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं साइंस का। तो ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, फिजिक्स का क्वेश्चन है ना। यहाँ फिजिक्स क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे जो दिया है चैप्टर, जो दिया है किस चैप्टर से है, तो भौतिक राशियाँ जो है ना, तो यहाँ से दिया है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि पानी, ठीक है, पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि है ना। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि उसका द्विध्रुवीय आघूर्ण अधिक है। पानी का जो है द्विध्रुवीय जो आघूर्ण क्या है, अधिक है। ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे जो पानी है H2O है ना, पानी जो है वो हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं, ठीक है, तथा ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर बना होता है, एक ध्रुवीय यौगिक होता है। ठीक है, तो पानी का ध्रुवीय आघूर्ण अधिक होने कारण से यह आयनिक लवणों का श्रेष्ठ सुविलायक होता है। ठीक है, किसी पदार्थ का विशिष्ट ऊष्मा जो होता है वो ऊष्मा की वह मात्रा होता है जो इसके 1 ग्राम मोल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, कितना, 1 डिग्री। ओके, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसका द्विध्रुवीय आघूर्ण अधिक है, इसलिए इसका सुविलायक है। ओके, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ना, उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। आप वहाँ टेलीग्राम में सर्च करेंगे अभी क्लासेस, आपको वहाँ पे दिख जाएगा हमारा लोगो जो दिख रहा है आपका अभी क्लासेस का, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और आपको वहाँ पे फ्री में आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी एक इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है किसकी एक इकाई है, तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऊर्जा, तीव्रता, उम्र और दूरी। तो ये प्रकाश वर्ष जो है दूरी की मात्रक है, किसकी है, दूरी की मात्रक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। ओके, तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी के मात्रक है। ध्यान देंगे दोस्तों कि एक प्रकाश वर्ष जो है, एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी है। ठीक है, जो कितना 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होती है। ओके, और बात करें कि दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई क्या है, पारसेक है। क्या है, पारसेक। ओके, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आसमान सदिशों की न्यूनतम संख्या, आसमान सदिशों की न्यूनतम संख्या जो शून्य परिणाम दे सकती हैं ओ डैश है, क्या है ना। तो 4, 2, 3 और 4 से अधिक। ठीक है, 4 से अधिक। ठीक है, तो आपको बताना है। ठीक है,
तो ध्यान देंगे दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें इसका क्या हो जाएगा 3 होगा, ठीक है। क्या होगा इसमें 3 होगा, ठीक है। यहाँ पे आंसर से क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा 3 होगा, यहाँ पे 3 होगा। ओके, तो बात करते हैं दोस्तों, इसमें जो शून्य परिणाम उत्पन्न करने के लिए आवश्यक असमान परिणाम वाले वेक्टरों की न्यूनतम संख्या 3, कितनी संख्या 3। ओके, असमान परिणाम के 3 सदिश जिन्हें कर्म के लिए ये त्रिभुज की 3 भुजाओं द्वारा दर्शाया जा सकता है ना, और परिणाम शून्य परिणाम उत्पन्न करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विद्युत धारा को नापने वाले उपकरण है क्या है, ठीक है। ये आपका जीपीएससी में पूछा क्वेश्चन है ना 2012 में। ओके, तो एनीमोमीटर, एमीटर, अल्टीमीटर, बैरोमीटर, ठीक है। तो विद्युत धारा को नापने का जो उपकरण है वो क्या है, एमीटर है। ओके, क्या है, एमीटर है। ओके, इसका राइट आंसर एमीटर हो गया। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि समुद्र की गहराई मापने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि समुद्र की गहराई मापने के लिए, है ना, समुद्र की गहराई मापने वाला जो यंत्र है वो कौन सा है, ठीक है। फैदोमीटर, क्रोनोमीटर, अल्टीमीटर और अमीटर। अभी आपने देखा कि अमीटर होता है कर्ण मापने के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फैदोमीटर इसका राइट आंसर होगा। फैदोमीटर क्या होता है, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है कि नैनोमीटर, नैनोमीटर किसके बराबर है, ठीक है, डायस आपको दिया हुआ है। तो 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है 10 टू द पावर माइनस 9, 10 टू द पावर माइनस 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका 1 नैनोमीटर सेंटीमीटर, ठीक है, 1 नैनोमीटर में इतना होता है, 10 टू पावर माइनस 9 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर आपका होगा ए हो जाएगा, राइट आंसर होगा ए। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं यहाँ पे विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है, एम्पियर, कूलॉम, ओम और केल्विन। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलम्ब होता है। क्या होता है, कूलम्ब होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कूलम्ब होता है। इसका राइट आंसर कूलम्ब हो जाएगा। ओके, तो ध्यान देंगे इसका विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या हो गया, कूलम्ब हो गया। जो इसका सी से इसको डोनेट करते हैं कूलम्ब को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के लिए ब्रेक के कार्य करने के सिद्धांत, है ना। जो ऑटोमोबाइल का हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है ना, आर्किमिडीज का सिद्धांत, न्यूटन के गति का नियम, बर्नौली का सिद्धांत, पास्कल का नियम। तो ध्यान देंगे दोस्तों, ये जो होता है पास्कल का जो नियम है, पास्कल का नियम के पर कार्य करता है, ठीक है। डी, इसका राइट आंसर क्या डी हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं कि जो ऑटोमोबाइल जो हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम पर कार्य करता है। जबकि बात करते हैं आर्किमिडीज जो है, यहाँ पे देखेंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत जो कार्य करता है ना, क्या करता है, इसके अनुसार क्या होता है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में डूब जाती है, आर्किमिडीज की बात कर रहे हैं कि जब कोई वस्तु यहाँ पे कोई वस्तु है, उसको अगर द्रव में डुबाई जाती है तो वह द्रव के अंदर अपने आयतन के बराबर आयतन के द्रव को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेती है, ठीक है। जैसे बात करें लोहे का जहाज पानी में तैरता है, ठीक है, वो किसके सिद्धांत पर काम करता है, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया, आंसर डी। ओके, अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण से होता है। वायुमंडल और बादल का तैरना किस कारण से, ताप, दाब, समुद्र से दूरी और श्यानता, ठीक है। तो श्यानता होगा, क्या उसका आंसर होगा, श्यानता होगा, ठीक है। ध्यान दो दोस्तों कि बादल और वायुमंडल भाप के छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। इनके कणों का जो सीमांत वेग बहुत कम होता है, जिससे कि वे वायु की दिशा में बह जाते हैं तथा उनका जो समूह तैरता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है।
जिस कारण से बादल और वायुमंडल आकाश में श्यानता के कारण तैरते हुए प्रतीत होते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्यानता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जड़ता के नियम को सही बताता है? ठीक है, जड़ता के नियम को सही बताता है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है 19 जनवरी 2020 में पूछा था क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि आपको बताना है कि जड़ता के नियम को सही बताता है कौन। न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम, और नेक्स्ट है आपका ऑप्शन ए सभी। ठीक है, तो ध्यान देंगे दोस्तों कि न्यूटन का जो प्रथम नियम है, न्यूटन का जो प्रथम नियम है, ठीक है, फर्स्ट नियम है, ये क्या बोलता है कि ये बोलता है कि जब कोई वस्तु विराम की अवस्था में है, ठीक है, जब कोई वस्तु क्या है, विराम की अवस्था में है, तो वह विराम की अवस्था में ही रहेगी। ठीक है, और यदि वह एक समान गति से किसी सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक उस पे कोई बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। ठीक है, ना किया जाए। ठीक है, मतलब इसका कहने का मतलब है कि सभी वस्तुएं अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती हैं। ठीक है, सभी वस्तुएं प्रारंभिक अवस्था को बनाए रहना चाहती है। ठीक है, तो यहाँ बात करते हैं कि वस्तुओं के प्रारंभिक अवस्था विराम हो या फिर गति की अवस्था में हो, है ना, वो स्वतः परिवर्तन नहीं होते हैं। ठीक है, स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। इसलिए न्यूटन के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कि इसका न्यूटन का प्रथम नियम हो जाएगा, न्यूटन का प्रथम नियम। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बोल रहा है कि वेग समय के ग्राफ का ढलान क्या दर्शाता है? ठीक है, वेग समय के ग्राफ का ढलान क्या दर्शाता है? त्वरण, गति, दूरी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बात करेंगे दोस्तों इसमें जो समय वेग बात करेंगे, समय और वेग। ठीक है, समय टाइम और जो इसका वेलोसिटी है ना, इस ग्राफ के ढलान की बात करें, है ना, ढलान की बात करें तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है इसका त्वरण। ठीक है, इसका त्वरण को दर्शाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? त्वरण हो जाएगा, राइट आंसर त्वरण। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर क्या है 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें देखेंगे तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन 12 कि वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। ठीक है, किसके वजह से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, हीलियम और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वातावरण में प्रकाश का जो विसरण होता है वो धूलकण के कारण होता है। ठीक है, धूलकण के कारण ये होता है। ओके, ये क्वेश्चन आपका जेपीएससी में 2013 में प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे दोस्तों कि वातावरण में प्रकाश का विसरण धूलकण की वजह से होती है। ठीक है, और माध्यमों के कणों द्वारा प्रकाश को अन्य दिशाओं में विकृत कर देने की प्रक्रिया को प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए प्राणदायिनी गैस है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जिससे वो अपना क्या बनते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ओके, वायुमंडल में जो पाए जाने वाली जो गैसें हैं, है ना, इस बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.03% है। ठीक है, और हीलियम जो है हीलियम क्या है? हल्की और अज्वलनशील गैस है। ठीक है, इसका जो उपयोग कहाँ करते हैं? गुब्बारों में भरने के लिए, है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि लेज़र, ठीक है, लेज़र का पूर्ण प्रारूप है। ठीक है, लेज़र का पूर्ण प्रारूप है। ठीक है, मतलब इसका आपको पूछ रहा है फुल फॉर्म। ठीक है, लेज़र जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, तो लेज़र का जो फुल फॉर्म होगा लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, ध्यान देंगे इसको। लेज़र का जो पूर्ण रूप होगा, प्रारूप होगा लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ओके, ये आपका 2003 में पूछा क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं।
सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य, सामान्यतः जो स्त्रियों का जो आवाज़ का तारतम्य होता है वो क्या होता है, पुरुषों की तुलना में अधिक होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, पुरुषों की तुलना में इनकी जो क्या तारतम्य अधिक होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। पुरुषों की तुलना में उनकी स्त्रियों की अधिक तारतम्य होती है। ठीक है, जिसके कारण से स्त्रियों की आवाज़ पतली तथा मधुर होती है और तारतम्य ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण से ध्वनि को मोटा या तीक्ष्ण कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह आपका यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है, क्वेश्चन नंबर 15 है, 15वां नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है ये आपका जो टॉपिक है उष्मायन तापमान से, ठीक है, हीट एंड टेम्परेचर से। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यदि हवा का तापमान बढ़ता है, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाएगी, घटती है, बढ़ती है, पहले घटती है पुनः बढ़ती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसका जलवाष्प ग्रहण की जो क्षमता है वो क्या हो जाएगा, बढ़ता है। ठीक है, यदि हवा का तापमान बढ़ता है, ठीक है, टेम्परेचर हवा का अगर बढ़ जाएगा तो उसके जो जलवाष्प जो है ना, ग्रहण की क्षमता क्या हो जाता है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरह सबका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर होगा। ओके, आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। यहाँ पे बोल रहा है पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि, ठीक है, क्यों टूट जाएगी, क्योंकि इसके टूटने के पीछे रीजन ये है कि जमने पर क्या होता है, जल का जो आयतन का होगा बढ़ जाएगी। ठीक है, जल का क्या होगा, आयतन बढ़ जाएगी, जिस कारण से टूट जाएगा कांच। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर का होगा सी हो जाएगा। वही बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्योजेनिक विज्ञान। कार्योजेनिक विज्ञान इनमें से किससे संबंधित है, कार्योजेनिक जो विज्ञान है किससे संबंधित है, तो ये क्या है, निम्न तापमान से संबंधित है। ठीक है, कार्योजेनिक विज्ञान निम्न तापमान पर सामग्रियों के उत्पादन और व्यवहार का अध्ययन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, निम्न तापमान, लो टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें बोल रहा है कि बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं, है ना, कैसे रहती हैं। तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चूंकि इसलिए रहते हैं चूंकि झील की तली पर जल नहीं जम पाता है। ठीक है, जो बर्फ जो जल होता है वो बर्फ क्या ऊपर जमे होते हैं, ऊपरी सतह में होते हैं, जबकि निचले तली में क्या होता है, जमा नहीं होता है। ओके, इसलिए जीवित रह पाती है मछलियाँ। ओके, अगला क्वेश्चन है कि परम शून्य ताप क्या है, परम शून्य जो ताप क्या है। ठीक है, तो परम शून्य ताप की बात करें दोस्तों, तो परम शून्य ताप वह ताप होता है सैद्धांतिक रूप में न्यूनतम संभव तापमान होता है। क्या होता है, सैद्धांतिक रूप में न्यूनतम संभव तापमान ही होता है। ओके, राइट आंसर आपका बी होगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि न्यूनतम तापमानों जैसे यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, न्यूनतम तापमानों के अध्ययन कार्योजेनिक का अनुप्रयोग होता है, कहाँ प्रयोग होता है इसका जो अनुप्रयोग कहाँ होता है, तो अंतरिक्ष यात्रा, है ना, शल्यकर्म और एवं चुंबकीय प्रोत्स्थापन में होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अंतरिक्ष यात्रा शल्यकर्म एवं चुंबकीय प्रोत्स्थापन में होता है। ओके, जिसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे ए लाइट चैप्टर से है, प्रकाश चैप्टर से है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत क्या है। ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, लाइट इमिटिंग जो डायोड है ना, LED, है ना, LED, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, इसका कार्य करने का क्या सिद्धांत है, तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना। तो इसके कार्य करने का जो सिद्धांत है वो क्या है, वैद्युत संदीप्ति। ठीक है, वैद्युत संदीप्ति सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, वैद्युत संदीप्ति सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके, और LED जो होता है वो सेमीकंडक्टर से बना होता है। ठीक है, वो क्या होता है, सेमीकंडक्टर से बनाता है, और इसमें एक क्या होता है, रंगहीन होता है और प्रकाश के डायोड के जंक्शन के माध्यम से विकिरणित होता है। ठीक है,
और यह क्या है, विशेष प्रकार का पीएन जो जंक्शन डायोड होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 है। यहाँ बोल रहा है कि दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है। दूरदृष्टि से पीड़ित जो व्यक्ति हैं उनको कठिनाई होती है। क्या कठिनाई होती है? तो जो दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति होती है ना, उनको क्या होता है, पास की वस्तुएं स्पष्ट देखने को में, है ना, कठिनाई होती है ना। इसमें क्या होता है, बिल्कुल अपोजिट होता है। यहाँ बोला दूरदृष्टि, है ना, दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है, तो पास की वस्तु देखने में, स्पष्ट देखने में कठिनाई होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, ओके। और इसके जो दूरदृष्टि दोष हैं, है ना, तो इनके लिए निवारण के लिए जो उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस लगाया जाता है, उत्तल लेंस, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 22। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसमें बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 23 में त्रिमितीय चित्र मतलब 3D फिल्में देखने के लिए चश्मे का प्रयोग होता है, ठीक है। तो जो चश्मा का यूज होता है 3D जो फिल्में देखने के लिए, उसमें कौन सा होता है ना, तो इसमें पोलराइड जो होता है इसका यूज होता है, ठीक है, 3D के लिए, है ना। दूरबीन दृष्टि अवधारण का प्रयोग 3D चश्मा बनाने के लिए किया जाता है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार का दर्पण का उपयोग करेंगे, ठीक है, किस प्रकार का उपयोग करेंगे? तो आप यहाँ कैसे करेंगे? उत्तल का करेंगे। किसका करेंगे? उत्तल का करेंगे, ठीक है। तो उत्तल दर्पण द्वारा क्या होता है कि काफ़ी बड़ा क्षेत्र में वो जो वस्तुएं का प्रतिबिंब एक छोटे क्षेत्र में बन जाता है, ठीक है। इस प्रकार क्या होता है कि ट्रक जो चालक या मोटर कार के जो चालक हैं, वो बगल में जो पृष्ठ दृश्य का दर्पण है, मतलब, ठीक है, रियर व्यू जो मिरर का है ना, वो देख पाते से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि डॉक्टरों द्वारा रोगी व्यक्ति के पेट की आंतरिक परीक्षण हेतु प्रयुक्त अंतर्दर्शी एंडोस्कोप के प्रकाश के वो किस पर निर्भर करता है, ठीक है, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पर निर्भर करता है, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पर निर्भर करता है, ओके। अब बात करें दोस्तों, जो एंडोस्कोप में फाइबर ऑप्टिक्स तकनीक का प्रयोग होता है, ठीक है, फाइबर ऑप्टिक का प्रयोग होता है, और यह करता है कि प्रकाश के सकल आंतरिक प्रवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है ना। और पेट के निरीक्षण के लिए ब्रोंकोस्कोप का प्रयोग आता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इसमें बोल रहा है कि उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि, इसका क्या है, क्योंकि उसका जो ना अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, ठीक है, उसका अति उच्च अपवर्तनांक सूचकांक होता है, तो इसलिए होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ओके। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका हो गया 27। इसमें बोल रहा है कि सूर्य के प्रकाश, ठीक है, सूर्य के प्रकाश में, ठीक है, सूर्य के प्रकाश में कौन सा रंग नहीं होता है? सूर्य के प्रकाश में कौन सा रंग नहीं होता है? तो सूर्य के प्रकाश में रंग सफ़ेद नहीं होता है, ठीक है, सूर्य के प्रकाश के रंग में सफ़ेद नहीं होता है। यहाँ देखेंगे तो इसका पैटर्न बनता है वाइबग्योर, वाई यहाँ पे बनेगा वाइबग्योर, VIBGYOR, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, आपका वायलेट हो गया, ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ठीक है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। तो इसमें सफ़ेद नहीं बनता है। कौन सा नहीं बनता है? तो सफ़ेद नहीं यहाँ पे बनता है, इसका पूछा सफ़ेद नहीं बनता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ मतलब हो क्या हो गया, बैंगनी हो गया, आसमानी हो गया, ठीक है, नीला, हरा, ठीक है, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसका बनता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है। इसमें बोल रहा है कि प्रकाश की गति, प्रकाश की जो गति है ना, प्रकाश की गति के किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी, ठीक है, किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होगी? सबसे कम जो होगा वो कांच में होगा, सबसे कम जो होगा वो कांच में होगा, ठीक है।
अब बात करते हैं दोस्तों कि निर्वात में प्रकाश का वेग होता है, कितना होता है, 3 लाख, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, 3 लाख। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और वायु में इसका कितना होता है, वायु में होता है 2.5 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, और जल में बात करें तो 2.25 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, और कांच में होता है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो सबसे जो न्यूनतम होता है किस में होता है, कांच में होता है। प्रकाश गति की बात करें तो प्रकाश की गति, यहाँ पे बोल रहा है प्रकाश की गति, प्रकाश गति कितनी होती है, तो प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ओके। तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 है, इसमें बोल रहा है खिलौनों में प्रयोग किए जाने वाले प्रकाश उत्सर्जक डायोड LED उत्सर्जन करते हैं, क्या उत्सर्जन करते हैं, ठीक है, तो ये अवरक्त प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, इंफ्रारेड लाइट, ठीक है, कौन सा करता है, इंफ्रारेड लाइट को उत्सर्जित करते हैं, ओके, इंफ्रारेड लाइट को, है ना, इसे बोलते हैं अवरक्त प्रकाश, इसका राइट आंसर ये होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट 31 है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ बोला है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लाया जाता है अवरक्त, ठीक है, कौन सा, इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड, ठीक है, अवरक्त को बोलते हैं इंफ्रारेड, इंफ्रारेड अवरक्त, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा, आंसर ए हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 है, यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है, विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है, ठीक है, उदाहरण आपको नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो प्रध्वनिक तरंग है, प्रध्वनिक जो तरंग है वो नहीं होगा, यहाँ पे प्रध्वनिक तरंगे हैं ये नहीं होगा, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। जब भी बात करें एक्सरे हो गया, पराबैंगनिक किरणें हो गया, और ये आपका गामा किरणें हो गए, सारे जो आपके हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, जबकि ये आपका प्रध्वनिकी तरंग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कि डायनामो का काम पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन पूछा है कि डायनामो का काम है, क्या काम है इसका, तो डायनामो का जो काम है ये एक ऐसा मतलब यंत्र है जो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है बात करते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर ऐसी युक्ति है जो क्या करता है, रेक्टिफायर का काम क्या है, ठीक है। तो रेक्टिफायर क्या होता है कि वो रेक्टिफायर क्या होता है कि एसी करंट को डीसी करंट में परिवर्तित करता है। एसी जो करंट है ना, अल्टरनेटिंग करंट है ना, तो एसी करंट को डीसी में जो बदलता है, ठीक है, मतलब प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है, कौन करता है, रेक्टिफायर करता है, ओके, एसी को डीसी में बदलता है, तो आपका रेक्टिफायर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, आगे बोल रहा है कि यहाँ पे पोटेशियम ग्रेफाइट से यहाँ क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। पोटेशियम ग्रेफाइट एवं कैल्शियम ग्रेफाइट का सामान्य उपयोग निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है, तो यहाँ पे आपका सुपर कंडक्टर, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आंसर इसका सुपर कंडक्टर, ठीक है। पोटेशियम ग्रेफाइट और कैल्शियम ग्रेफाइट का जो उपयोग ज़्यादातर होता है सुपर कंडक्टर के रूप में किया जाता है, ठीक है। अब समझते हैं सुपर कंडक्टर क्या होता है। सुपर कंडक्टर ऐसा पदार्थ होता है जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में कोई प्रतिरोध मतलब नहीं उत्पन्न करता है, कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है उसमें, ठीक है। तो इस तरह बोलते हैं सुपर कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें दोस्तों कि निम्नलिखित में से यहाँ पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा क्या है, इसमें पूछा तत्व है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा स्थिर तत्व, ठीक है, क्या बोला यहाँ पे, स्थिर तत्व, ठीक है। तो यहाँ पे आपका स्थिर तत्व क्या हो जाएगा, यहाँ पे लीड, क्या हो जाएगा, लीड, ठीक है, लीड मतलब पीबी 206 लीड हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, मतलब डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे बोल दिया क्वेश्चन नंबर 37, अल्बर्ट आइंस्टीन को किस असामान्य कार्य के लिए नोबेल इनाम मिला था, ठीक है।
तो किस कार्य के मिला था? तो इनको मिला था 1921 में, है ना। अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में मिला था। 1921 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था फिजिक्स में, है ना। तो इनको क्यों मिला था? तो सैद्धांतिक मतलब सैद्धांतिक भौतिक में उनकी सेवाओं और विशेष रूप से फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम के खोज के लिए प्रदान किया गया था। फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज के लिए इनको मिला था। तो फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव का नियम का खोज के लिए इनको मिला था, ठीक है। 1921 में मिला था नोबेल पुरस्कार अल्बर्ट आइंस्टीन को। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है SLV 3 क्या है? SLV 3 जो है क्या है? तो SLV 3 जो है वो क्या है? सैटेलाइट जो लॉन्च व्हीकल है। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या है? SLV 3 है। ओके, तो भारत में बात करते हैं। भारत में निर्मित पहला उपग्रह जो प्रक्षेपण वाहन है, ठीक है। SLV 3 जो है भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन है। इस वाहन के द्वारा, इस व्हीकल के द्वारा 18 जुलाई 1980 को 18 जुलाई 1980 को, ठीक है, 1980 को श्रीहरिकोटा से, आंध्र प्रदेश से, श्रीहरिकोटा से 35 किलो का वजन से का रोहिणी उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा गया था, ठीक है, इसी सैटेलाइट व्हीकल से, SLV 3 से। ओके, और ये क्वेश्चन आपको 2006 में प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, SLV 3 क्या है? नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? तारे का रंग सूचक है। तारे का रंग क्या है? किसका सूचक है? ठीक है, तो तारे का रंग का सूचक जो है उसके तापमान का है, ठीक है। तारे का जो रंग है उसके तापमान का सूचक होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका बोला है गुरुत्वीय त्वरण G। गुरुत्वीय त्वरण G, स्मॉल g का जो वैल्यू है ना, वो क्या है? तो स्मॉल g जो है इसका जो है ध्रुवों पर विषुवत वृत्त की अपेक्षा ज़्यादा होता है, ठीक है। बात करते हैं कि जो स्मॉल g है, गुरुत्वीय जो g है, इनका मान जो होता है विषुवत वृत्त की अपेक्षा ज़्यादा होती है ध्रुवों पर, ठीक है। तो ध्रुवों पर g का मान अधिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 है। 41 बोल क्या रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच का आकर्षण बल, दोनों के बीच का आकर्षण बल क्या होता है ना। तो उनके बीच का आकर्षण बल जो होता है उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी होगा। ओके, बी ना होकर इसका राइट आंसर सी होगा। यहाँ पे क्या दिया है कि उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है, गुणनफल का समानुपाती होता है और वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। राइट आंसर उसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 42। इसे बोल रहा है कि पृथ्वी पर वस्तु का भार कितना होता है? पृथ्वी पर वस्तु का जो भार होता है वो कितना होता है? तो पृथ्वी पर वस्तु का भार जो होता है वो क्या होता है? इसका कितना होता है? पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार, ठीक है, पृथ्वी पर उसको किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार के 6 गुना के बराबर होता है। कहाँ पे होता है? चंद्रमा पे होता है, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो चंद्रमा पर उसके भार के 6 गुना, ठीक है, इसका राइट आंसर 6 गुना। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 43। 43 में बोल रहा है कि यदि दो वस्तुओं का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो उनके बीच का बल क्या होता है? ठीक है, क्या होता है? तो इनके बीच का जो बल है वो क्या होता है? बल अपरिवर्तित रहेगा, बल दुगुना हो जाता है, बल त्रिगुना हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, अपरिवर्तित रहेगा।
बात करें दोस्तों कि यहाँ पे जो बल, अगर वो दो वस्तुओं के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया तो उनके बीच का बल क्या होगा, उनके बीच के बल का जो होगा वो क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसमें इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है किसी पिंड का अधिकतम भार, किसी पिंड का अधिकतम भार कितना होगा, वायु में होगा, जल में होगा, हाइड्रोजन में होगा, अनिर्वात में होगा। ठीक है, सबसे अधिक किसी पिंड का अधिकतम भार क्या होगा, निर्वात में होगा। ठीक है, निर्वात में होगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे दिया है सापेक्षता सिद्धांत के आविष्कारक थे, कौन है, सापेक्षता सिद्धांत के आविष्कारक कौन थे, डार्विन, रॉजर बेकन, मिल्टन, आइंस्टाइन, है ना। तो इसमें जगह आपका आइंस्टाइन, आइंस्टाइन जो है ना, तो ये 1905 में, ठीक है, 1905 ईस्वी में सिद्धांत सापेक्षता सिद्धांत के आविष्कारक अल्बर्ट आइंस्टीन थे। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन थे। ठीक है, और सापेक्षता सिद्धांत का मतलब यह बताता है कि पृथ्वी पर एक पर्यवेक्षक के दृष्टिकोण से एक वस्तु धीमी गति और कम दूरी से गति करती है। ठीक है, और आइंस्टीन ने एक मतलब एक इक्वेशन दिया था, E=mc², E=mc² भी दिया था। ठीक है, जिसके माध्यम से द्रव्यमान और ऊर्जा की तुल्यता का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, E=mc² दिया था, आइंस्टाइन ने दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, इसमें बोल रहा है किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी की लोलक घड़ी के समतुल्य पुर्जा होता है, क्या होता है। ठीक है, तो ये जो पुर्जा जो होता है वो क्या होता है, डायोड, डायोड नहीं होता है, क्रिस्टलीय दोलित्र हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कितने क्वेश्चन हो गए आपके, 46 हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो आपका है जो केमिस्ट्री से है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतने करते हैं। ये आपका फिजिक्स का जितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपका JPSC में प्रीवियस का, ये सारे भी कवर हो गए हैं। अब नेक्स्ट जो बुक बच गया रसायन विज्ञान का, आपको नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतने करते हैं, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर लीजिए, आप बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे आपको, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें।